स्टार्ट करेंगे ना, 1 और 2 डन था अपना। हाँ, तो थर्ड चैप्टर से अपने स्टार्ट करें, जिस चैप्टर का नाम है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। 14 पेजेस का चैप्टर है मेरे इस पीडीएफ में। अपने ट्राई करेंगे 2 क्लासेस में इसको डन कर दें। ओके फाइन। तो देखो, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, दो चीज का बात कर रहे हैं। थोड़ा सा हेजी आ रहा है, थोड़ा बेटर फोकस हो सकता तो अच्छा होता। तो देखो, 2 पार्ट है इस चैप्टर का, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। तो जब कंपनी शेयर बेचती है तो कंपनी शेयर बेचने के लिए जो बुकलेट रिलीज करती है उसको प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, जिसमें कंपनी के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन होता है। और फिर अलॉटमेंट करने का प्रोसेस क्या होगा उसके बारे में भी ये टॉपिक बात कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले बोला ओवरव्यू। तो बोला कि दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। पहला प्रोविजन रिलेटेड टू इशू ऑफ सिक्योरिटीज एंड दूसरा प्रोविजन रिलेटेड टू इशू ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। एक तो पब्लिक ऑफर पढ़ेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट पढ़ेंगे। पब्लिक ऑफर माने हो गया जनरल पब्लिक को जो बेचते हैं, और प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया कंपनी जो बड़े बड़े लोगों को डायरेक्टली अपना शेयर दे देती है प्राइवेटली। ये 2 चीज के बारे में ये चैप्टर बात करेगा। तो सबसे पहले चालू करते हैं पब्लिक ऑफर का। पब्लिक ऑफर है क्या मतलब? हम जनरल पब्लिक को अपने कंपनी का शेयर अलॉट कर रहे हैं, ठीक है। एंड प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेटली भी दे रहे हैं। तो पब्लिक कंपनी में इशू सिक्योरिटी थ्रू प्रोस्पेक्टस टू पब्लिक। पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर जनरल पब्लिक को शेयर दे रहा है उसको ऑलवेज थ्रू प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा वो जैसे मान लो आईसीआईसीआई बैंक को अपना, हम मान लो नीरज लिमिटेड खोला। अब नीरज लिमिटेड अपना शेयर आईसीआईसीआई बैंक को दे रहा है, एलआईसी को दे रहा है। ये हो गया प्राइवेट प्लेसमेंट। तो जब नीरज जनरल पब्लिक को शेयर दे रहा है उसको प्रोस्पेक्टस देना ही पड़ेगा। लेकिन नीरज मतलब चाहे आईपीओ ना, आईपीओ जिसको बोलते हो बेटा, आईपीओ सभी है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। यहाँ पर बात हो रहा है ये जनरल पब्लिक को देने का। और यहाँ बात हो रहा है मेरे, हम बोला कि देखो जनरल पब्लिक में से कोई आएगा मेरी कंपनी का 15,000 रुपये का शेयर खरीदेगा, कोई 20,000 का, कोई 30,000 का, ठीक है। इतना कम हम चाहिए, हमको चाहिए कि कोई आए और एक बार में 20 लाख 30 लाख रुपए का शेयर उठा ले। तो उसके लिए हमको बड़े बड़े प्लेयर्स को पकड़ना पड़ेगा। वो बड़े प्लेयर्स को शेयर देने को बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। हम डायरेक्ट एलआईसी को अपना शेयर बेचा, हम डायरेक्ट आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक को अपना शेयर बेचा, हम डायरेक्ट किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को अपना शेयर बेचा, ठीक है। तो और एक और तरीके से आप शेयर दे सकते हो, वो राइट इशू या बोनस इशू। बोनस इशू, अगर आप ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी हो तो आप फ्री में अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर देना चाहते हो तो बोनस इशू। और आप नया ऑफर लेके आ रहे हो और वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे रहे हो उसको बोलते हैं राइट इशू, ठीक है। फिर प्राइवेट कंपनी को क्या प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना है, देखो लिखा हुआ काट के नहीं। देखो जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में पढ़े तो लिखा थ्रू प्रोस्पेक्टस टू पब्लिक, और यहाँ पे ये लिख के काट दिया। यानी सर जब प्राइवेट कंपनियां शेयर देती है उनको कोई प्रोस्पेक्टस देने का दरकार नहीं। मतलब प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर दे सकता है, हाँ सर मैक्सिमम 200 मेंबर बना सकते हो आप, है ना। तो आप अपने पड़ोसी को, अपने रिलेटिव को, भाई बंधु को शेयर दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, दे दो। आप जनरल पब्लिक को भी दे सकते हो लेकिन मैक्सिमम 200 मेंबर्स को। ओके। तो सर फर्क क्या हुआ? पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी जनरल पब्लिक को दे पा रहा है, प्राइवेट कंपनी भी जनरल पब्लिक को दे पा रहा है। बेटा एक तो पब्लिक कंपनी पे कोई लिमिट नहीं है कि मैक्सिमम कितने लोगों को दे सकता है, हाँ। और दूसरा बात वो जनरल पब्लिक को इनवाइट करके शेयर बेच रहा है थ्रू प्रोस्पेक्टस। मतलब यहाँ पे मेरा यहाँ पे कंपनी में अगर हम एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोलता है कलकत्ता में, तो मेरा शेयर मुंबई का लोग भी ले सकता है, दिल्ली का भी ले सकता है, पंजाब का भी ले सकता है। हम पूरा प्रोस्पेक्टस छाप के मार्केट में बंटवा दिया, लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि आओ और मेरी कंपनी के शेयर में पैसा लगाओ। लेकिन सर प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं कर सकती, लोग खुद आएंगे पूछने, वो इनवाइट नहीं कर सकता थ्रू अ प्रोस्पेक्टस। लेकिन दोनों ही हो, पब्लिक हो या प्राइवेट, दोनों प्राइवेटली शेयर दे सकते हैं। मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी एलआईसी को अपना शेयर दे सकता है अगर लेना चाहे एलआईसी तो।
ओके राइट इशू भी दे सकता है, बोनस इशू भी दे सकता है। यानी सर बेसिक सबसे बड़ा फर्क पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट कंपनी में यही फर्क पड़ा कि पब्लिक लिमिटेड जनरल पब्लिक को प्रोस्पेक्टस के थ्रू इनवाइट कर सकते हैं, हाँ और जब ये पब्लिक ऑफर बोलता है इसका मतलब उसमें आईपीओ भी आ गया, एफपीओ भी आ गया और ओएफएस भी आ गया। ये दो क्या है? आईपीओ तो हो गया इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब पहली बार कंपनी शेयर बेचे। हाँ जी एफपीओ हो गया फर्दर पब्लिक ऑफर, हम एक बार ऑलरेडी 1 लाख शेयर बेच चुके हैं, हम्म, अब हम और अपनी कंपनी का 30,000 40,000 50,000 शेयर बेचने उतरे, उसको बोलते हैं एफपीओ। और ओएफएस हो गया अदर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, यानी यहाँ सिर्फ शेयर का बात नहीं हो रहा है, आप डिबेंचर बॉन्ड इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर सबका बात करें, ठीक है। तो सर अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं, दो ही है। सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? देखो सिक्योरिटीज में सब कुछ आ गया। क्या क्या आ गया सर? सब कुछ मतलब शेयर्स। जब शेयर्स का बात करें तो इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आ गया। इसके अलावा सर आप बात कर लीजिए डिबेंचर्स, इसके बाद आप बात कर लीजिए बॉन्ड्स या अदर भी कोई नेचर ऑफ सिक्योरिटी जिसको आप सिक्योरिटीज के नाम से बेचते हो, सब कुछ आ गया इसमें, ठीक है सर। तो सर बहुत डिटेल डेफिनेशन पढ़ने का जरूरत नहीं है, नहीं सिर्फ ये नाम ध्यान रखने बहुत है सर, ये नाम तो हमको पता ही है। हाँ सर एफपीओ और ओएफएस का वो फुल फॉर्म वहाँ पे लिख दीजिए ना, ताकि वो वीडियो में आगे आएगा बेटा पूरा डिटेल में। ओके ओके ठीक है। चिंता मत करो। एफपीओ हो गया फर्दर पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर, और ओएफएस हो गया अदर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, मतलब इनके अलावा भी कोई तरीके से आप सिक्योरिटीज बेचते हो तो वो भी इसी में इंक्लूडेड है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है सर? एक डॉक्यूमेंट होता है इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस, उसके नाम ही यही होता है प्रोस्पेक्टस, बुकलेट को प्रोस्पेक्टस ही बोलते हैं जो कंपनी इशू करता है। आगे और डिटेल में भी आएगा, जब आएगा तब बात करेंगे, फिलहाल इतने काम का बात है सर। प्रोस्पेक्टस तीन टाइप का होता है, ये जानने लायक बात। एक होता है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, सर डेफिनेशन वाला पढ़ते वक्त पढ़े थे हम लोग। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस मतलब कंपनी प्राइस डिसाइड नहीं कर पा रहा, तो कंपनी एक अपर बैंड और लोअर बैंड, फ्लोर और कैप का एक रेंज फिक्स करके मार्केट में बुकलेट जारी कर दिया और पब्लिक को बोला आप लोग हाईएस्ट प्राइस की तरफ बिडिंग करो, जो हाईएस्ट प्राइस का बिडिंग होगा उसका एवरेज लेके हम फाइनल प्राइस डिसाइड करेंगे। तो उस टाइप का प्रोस्पेक्टस जिसमें प्राइसिंग को लेकर कभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, पब्लिक को बोल रहा है आप बिडिंग करो क्या प्राइस रखी, तो उस टाइप के प्रोस्पेक्टस को बोलते हैं रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस, सर कंपनी को पता है कि वो अगले 1 साल में 1 ईयर, ये सेल्फ प्रोस्पेक्टस 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। कंपनी को पता है अगले 1 साल में वो 4 बार आईपीओ लेके आएगा, 4 बार शेयर इशू करेगा, ठीक है ना। तो वो बोल रहे हैं कि अब हम बार बार हर बार जब जब शेयर इशू करें तब तक प्रोस्पेक्टस रिलीज करें, ये बड़ा दिक्कत का बात है। हम एक काम करता है, हम एक ही प्रोस्पेक्टस इशू कर देते हैं एक बार शेल्फ प्रोस्पेक्टस के नाम से, जो अगले 1 साल तक हम जितनी बार भी पब्लिक ऑफर लेकर आएगा सब जगह वो वैलिड हो जाए। अच्छा सर मान लीजिए आप जो सेल्फ प्रोस्पेक्टस में लिखे हैं उससे कुछ डिफरेंट बात अगर आपके, मान लो पहला आईपीओ जो लाया, पहला जो ऑफर लाए उसमें तो सारा बात उस सेल्फ प्रोस्पेक्टस के हिसाब से ही था, सेकंड लाए उसमें भी सेम था सब कुछ, लेकिन थर्ड में आप कुछ रूल बदले हैं या कुछ बातें बदली है, तो सर अब क्या करें? शेल्फ प्रोस्पेक्टस में तो कुछ और लिखा हुआ है और अब आप जो थर्ड टाइम शेयर बेच रहे हो 1 साल के अंदर उसमें तो आप बातें बदल दिए। बेटा कोई बात नहीं, हम एक पेज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोल के एक पेज रिलीज करेगा, ठीक है। उस पेज में वो चेंजेस बता देगा कि प्रोस्पेक्टस के मुकाबले ये चेंजेस, मतलब एक नोटिस देंगे पब्लिक को बता देगा। सर इसके अलावा आप कोई भी टाइप का एडवर्टीजमेंट, सर्कुलर या नोटिस भी इशू करते हैं जिसमें एक तरीके से आप पब्लिक को इनवाइट ही कर रहे हैं कि आओ मेरा शेयर खरीदो, उसको भी प्रोस्पेक्टस ही मानेंगे, ठीक है ना। जिसको तुम बोल सकते हो एब्राइज्ड प्रोस्पेक्टस भी इसी को बोलते हैं, यानी समरी प्रोस्पेक्टस। सर समरी प्रोस्पेक्टस कुछ नहीं होता, एक पेज का फॉर्म होता है, 1 या 2 या 3 पेज का, जिसमें पहला पेज में आपको अप्लाई करने के लिए फॉर्म दिया हुआ है और उसके पीछे थोड़ा सा जानकारी दे दी है काम का। सर नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 25, यहाँ बोलता है डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज फॉर सेल टू बी डीम्ड प्रोस्पेक्टस। अभी तो ऊपर यही बात की है सर, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें एक टाइप का ऑफर है पब्लिक को, उसको भी डीम्ड प्रोस्पेक्टस ही मान लेंगे।
हाँ सर यही तो ऊपर पड़े, यानी कंपनी इशू हाउस को कोई भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं जिसको पब्लिक एट लार्ज को ही जाएगा वो डॉक्यूमेंट, मतलब कंपनी का इशू हाउस है वो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट रिलीज कर रहा है जो पब्लिक एट लार्ज को जाएगा और जिसमें एक तरीके से हम पब्लिक को अपनी कंपनी के बारे में जानकारी ही दे रहे हैं ताकि वो लोग पैसा इन्वेस्ट करें मेरे यहाँ, सर उसको भी प्रोस्पेक्टस ही मानते हैं, बट उसको बोल देते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस, मतलब प्रोस्पेक्टस जैसा ही होगा, ठीक है ना। देखो हमें मीनिंग लिखा, वेयर अ कंपनी अलॉट और एग्रीज टू अलॉट एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी with a view that those securities shall be offered for sale to public. Any document which the offer for sale to the public is made sale for all purposes deemed to be a prospectus. कंपनी कोई सिक्योरिटी बेचने के लिए कोई पेपर इशू किया है उसको हम लोग प्रोस्पेक्टस ही मानेंगे सर, ठीक है। इफेक्ट ऑफ डीमिंग प्रोविजन, इसको डीम्ड क्यों किए, क्या इसका इम्पैक्ट होगा सर, तो लॉ रिलेटिंग टू कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड लायबिलिटी से अप्लाई। तो अब सीधा सा बात करना बेटा, अब मेरा बात सुनो, आप पहले पढ़ने मत जाओ आगे का लाइन बेटा, ये मत गलती करो, हम बता रहे हैं मीनिंग फिर साथ में रीड कर लो। पहले बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट अगर जिसको हम लोग डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लिए तो फिर उसके ऊपर वो सारा लायबिलिटी अप्लाई हो जाएगा जो एक नॉर्मल प्रोस्पेक्टस में अप्लाई होता है। मतलब कल को कंपनी ये बोल दे ये तो प्रोस्पेक्टस नहीं था इसमें गलत छप गया तो क्या हो गया, क्योंकि प्रोस्पेक्टस पढ़ाते वक्त हमेशा एक बात हम बोलता है कुछ गलत छपा तो जो लोग वहां पे अपना नाम साइन कुछ भी दिए, कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, बाहर से कोई प्रोफेशनल आदमी, एडवोकेट, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो लोग भी वहां सिग्नेचर मारे हैं अपना नाम दिए, वो इनिशियल मेंबर्स सब लायबल हो जाएंगे। तो अगर यानी सर जैसे प्रोस्पेक्टस में सबका लायबिलिटी हो जाता है कुछ भी फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन होने पे, वैसे यहाँ पर भी सर अगर इस डॉक्यूमेंट में भी कोई फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हुआ तो वो सारे लायबिलिटी का जो लॉ है जो एक नॉर्मल प्रोस्पेक्टस पे अप्लाई होता है वो भी अप्लाई हो जाएगा। हाँ बिल्कुल होगा, ठीक है ना। एंड पर्सन मेकिंग ऑफर है पर्सन नेम्ड एज डायरेक्टर, मान लिया जाएगा कि जो ऑफर कर रहा है वो सब कंपनी के मेंबर है, कंपनी के डायरेक्टर है, कंपनी से रिलेटेड है, सबका लायबिलिटी बनता है। मतलब बहुत दिन क्या बुद्धि लगाएगा ना बेटा, बोलेगा प्रोस्पेक्टस देने से हमारा पर्सनल लायबिलिटी अराइज हो जाता है ना, हम प्रोस्पेक्टस रिलीज ही नहीं करते, हम ऐसा कोई डॉक्यूमेंट रिलीज कर देते हैं और बाद में बोल देते हैं इसमें गलत छपा तो कोई बात तो नहीं है, तो प्रोस्पेक्टस का रूल है वो, तो कंपनी लॉ क्लैरिफाई कर दिया कि नहीं बेटा जी वो सिर्फ प्रोस्पेक्टस का रूल नहीं है, वो हर डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाएगा। तुम ये नहीं बोल सकते कि मेरा क्या है इसमें, तुम्हारा भी गलती है। तो सर कुछ बातें प्रिज्यूम की गई, unless contrary is proved it shall be evidence that any allotment of security was made with a view to securities being offered for sale to the public if it is shown that offer for sale to the public was made within 6 months after the allotment or agreeing to allotment, that the date which the offer was made the whole consideration has not been received by the company। देखो हमें क्या बोल रहा है, या तो कुछ अलग बात आपका प्रोस्पेक्टस में लिखा हो, अगर कुछ अलग बात नहीं लिखा है, देखो पहला लाइन क्या बोला, अनलेस द कॉन्ट्रैरी इज प्रूव्ड, या तो साबित करो, नहीं साबित हो रहा है कोई बात तो इट शैल बी एविडेंस, तो यही एविडेंस मान लिया जाएगा दैट एन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी वाज मेड विद अ व्यू टू द सिक्योरिटीज बीइंग ऑफर्ड फॉर सेल। मतलब ये डॉक्यूमेंट रिलीज करके, डीम्ड प्रोस्पेक्टस रिलीज करके अगर कंपनी कोई सिक्योरिटीज ऑफर किया है तो ये मान लेंगे कि जो पॉइंट प्रोस्पेक्टस के थे वो भी यहाँ अप्लाइड है, और ये माना जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट से जो भी शेयर सिक्योरिटीज बिका है दैट ऑफर फॉर सेल टू द पब्लिक वाज मेड विद इन 6 मंथ। जिस दिन आपको डॉक्यूमेंट जारी किया उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको पब्लिक को शेयर अलॉट करना पड़ेगा, एंड दैट डेट ऑफ ऑफर वाज मेड, उस दिन पूरा पैसा नहीं मिला था फिर भी आपको शेयर देना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते हमको पूरा पैसा नहीं दिया तुम शेयर क्यों दें, कंपनी तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल मनी की तरह शेयर बेचता है ना। तो अगर आपको अप्लाई, आप डॉक्यूमेंट, आप कुछ भी डॉक्यूमेंट मार्केट में उतारे और पब्लिक उस डॉक्यूमेंट के ब्याज में आपको पैसा दे दिया थोड़ा सा भी, तो अब आप डिनाई नहीं कर सकते कि वो थोड़ा सा पैसा का हम क्या करें, शेयर किस बात का दे, नहीं देंगे हम तो शेयर। तुम बोलोगे अरे ऐसे कैसे नहीं, तो हम तुम्हारा प्रोस्पेक्टस देख के तुमको पैसा दिए थे। तुम बोलोगे अरे प्रोस्पेक्टस कहाँ था,
वो तो डीम्ड प्रोस्पेक्टस था, एक ऐसी नॉर्मल डॉक्यूमेंट था। बोलेगा ना डीम्ड प्रोस्पेक्टस इक्वल टू प्रोस्पेक्टस है, पहला बात। दूसरा बात, हम आपको एप्लीकेशन मनी दिए या कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ अमाउंट एडवांस दिए, तो अब आपको शेयर देना पड़ेगा, क्योंकि आप एडवांस मनी लिए क्यों थे। ओके, तो आप डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, ऊपर पहला लाइन को आप लेकर आते हैं, अनलेस कॉन्ट्रैरी इज प्रूव्ड। अगर उस डॉक्यूमेंट में यही लिखा था कि अगर फुल पैसा नहीं दिए तो कंपनी का शेयर अलॉट करने की जिम्मेदारी नहीं बनता, तो ठीक है, तब तो आप लिख दिए ना ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस में कि जब तक पूरा पैसा नहीं दोगे शेयर देने का जिम्मेदारी नहीं बनता कंपनी की। तो लिख दिए तब तो फिर ये बात एविडेंस हो गया। फिर अगर कोई एक इन्वेस्टर है जो पूरा पैसा नहीं दिया तो उसको शेयर मत दो भले, लेकिन अगर ऐसा कोई बात लिखा नहीं और आप साबित नहीं कर सकते हो, तो फिर ये डॉक्यूमेंट अगर इशू किया और पब्लिक उसको देख के आपको कुछ भी एडवांस मनी दे दिए, आपको शेयर अलॉट करना पड़ेगा। ठीक है। इन एडिशन टू द मैटर स्टेटेड अंडर सेक्शन 26, फॉलोइंग एडिशनल मैटर टू बी इंक्लूडेड इन द डॉक्यूमेंट। नेट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हो जो प्रोस्पेक्टस जैसा है उसमें आपको नेट अमाउंट बताना पड़ेगा फॉर कंसिडरेशन रिसीव्ड, एंड टाइम एंड प्लेस, कब अलॉटमेंट करोगे। वो ये दो बातें आपके डीम्ड प्रोस्पेक्टस में भी मेंशन होनी चाहिए। कंसिडरेशन रिसीव मतलब वो कितना पैसा स्टार्टिंग में लोगे। अच्छा, जब कोई अप्लाई करने आता है तो आपको वहाँ लिखना पड़ेगा ना कि कितना रुपया एक बार में लोगे। आप पूरा ले रहे हो तो पूरा लिखो, फुल फेस वैल्यू देना पड़ेगा विद प्रीमियम। या आप बोलो नहीं, स्टार्टिंग में 10 रुपया फेस वैल्यू है, 3 रुपया प्रीमियम है, 13 रुपया शेयर का दाम है, बट स्टार्टिंग में आपको 5 रुपया देके जाना है फॉर्म के साथ। तो आप बताओ ना, ये दोनों बातें अगर वो डॉक्यूमेंट में नहीं है तो इसको ऑफर फॉर सेल नहीं मानेंगे। तो ये दोनों बात समझो, आप आए मेरी कंपनी में पैसा लगाने, तो ऑब्वियस सा बात है बेटा, आपको कितना रुपया देना है यही नहीं बता रहे हम, और कब तक आपको शेयर अलॉट कर देंगे यही नहीं बता रहे हम, तो वो डॉक्यूमेंट का वैलिडिटी फिर है क्या। फिर वो डॉक्यूमेंट में हम आपको ऐसा क्या बता दिया, न पैसा बताया और न ये बताया कि शेयर कब अलॉटमेंट होगा। तो फिर ये डॉक्यूमेंट जमा लेने का क्या मतलब बनता है, इसका तो कोई मकसद ही नहीं बना, इसका मेन ऑब्जेक्टिविटी तो पूरा नहीं हुआ ना। तो फिर उसको ऑफर फॉर डॉक्यूमेंट नहीं मानेंगे, यानी उसको डीम्ड प्रोस्पेक्टस नहीं मानेंगे। तो ये दोनों बातें कंपल्सरी होनी चाहिए। अब बोलो Sir, as a private company can't release IPO, so private company listed तो नहीं होता है कभी? नहीं। Okay. सिग्नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये सब जो डॉक्यूमेंट होगा इसमें साइन किसका होगा। अगर कंपनी के केस में बोले तो 2 डायरेक्टर का, और अगर आपका पार्टनरशिप फॉर्म LLP टाइप तो उसमें एटलीस्ट हाफ ऑफ द पार्टनर। अच्छा, ठीक है। 4 है तो 2 का। हाँ, 4 है तो 2 का। सब मैटर्स टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस, ये नॉर्मल ज्ञान है बेटा। डेट और साइन मेंशन होगा, ऑब्वियस बात है, विदाउट साइन कोई डॉक्यूमेंट होता है क्या। तो ये तो होना ही पड़ेगा सर। कॉपी ऑफ ROC का रजिस्ट्रेशन प्रूफ है, ये होना पड़ेगा। ये अच्छा बात बोला, तुम्हारा कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ, कहीं बाद में पता चला और तुम लोगों को शेयर अप्लाई करवा लियो, तो ये तो गलती हो जाएगी। क्योंकि आपको याद है, आपने पढ़े थे कि एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलता है। एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। प्राइवेट लिमिटेड को तो ये पहला वाला लेने से काम हो जाता है, पब्लिक लिमिटेड को दोनों लेना पड़ता है। तो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आया नहीं आया पब्लिक को तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि इस डेट के पहले, COI की डेट के पहले आप कोई काम नहीं कर सकते, है ना। तो आपको रजिस्ट्रेशन का कॉपी भी देना पड़ेगा साथ में। साइंड बाय डायरेक्टर या प्रपोज डायरेक्टर, जो कंपनी में डायरेक्टर बन रहा है, प्रपोज डायरेक्टर बन रहा है, सबका साइन होना चाहिए। ROC नॉट टू रजिस्टर अनलेस कंसेंट इज राइटिंग ऑफ ऑल पर्सन नेम रिसीव्ड। हाँ, ROC तब तक कंपनी को रजिस्ट्रेशन नहीं देता ना जब तक ये सब लोग अपना एक्सेप्टेंस साइन करके नहीं देते। तो सर ये सब बातें पहले ही मेंशन होनी चाहिए प्रोस्पेक्टस में। एवरी प्रोस्पेक्टस इशूड ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक कंपनी शेल बी डेटेड एंड साइंड। अब एक-एक करके बता दो। प्रोस्पेक्टस शेल बी स्टेट इंफॉर्मेशन एंड सेट आउट सच रिपोर्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज नोटिफाइड बाय सेबी या सेंट्रल गवर्नमेंट। तुम जब प्रोस्पेक्टस दोगे ना, उसमें वो सारा जानकारी होना चाहिए जो तुमको सेबी या सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करके रखे।
वो सारा रिपोर्ट्स का कॉपी, वो सारा जानकारी उस प्रोस्पेक्टस में होना चाहिए जो एज पर सेबी या एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रोस्पेक्टस में कंपलसरी है। ठीक है, हाँ, अनलेस आपको सेबी बोल दिया कि ठीक है जाओ ये वाला डॉक्यूमेंट तुम्हारे लिए कंपलसरी नहीं, ठीक है, सेबी बोल दे तो अलग बात, बेटा शेयर इशू करोगे तो सेबी का रूल तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो सेबी जो बोला है वो सब बातें छापनी पड़ेगी। इसके अलावा सारा रूल कंप्लाई हुआ है, इस बात का कोई डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट दैट नथिंग इन प्रोस्पेक्ट इज कॉन्ट्रारी टू दैट ऑफ सेबी एंड सिक्रा। सेबी और सिक्रा बोल के 2 एक्ट है शेयर मार्केट, इन दोनों का जो रूल है वो सारे रूल आप कंप्लाई किए, उनमें से कोई भी रूल कॉन्ट्रारी नहीं हुआ है, मतलब कोई भी रूल ब्रेक नहीं हो रहा है। ऐसा कोई जानकारी प्रोस्पेक्टस में नहीं है जो इनके अगेंस्ट है, ऐसा भी एक स्टेटमेंट साइन करके देना पड़ेगा। मतलब ये दोनों ना एक तरीके से कंपनी में जो लोग इन्वॉल्व है ना, वो लोग की तरफ से एक रिटन कंसेंट है कि हाँ भैया कंपनी सारा नियम फॉलो किया, ताकि कल को कोई गड़बड़ हो तो वो लोग ये नहीं बोल सके हमको क्या पता था कंपनी फॉलो किएगी, हम थोड़ी ना पढ़ा था, तो तुम नहीं पढ़ा तो साइन कैसे की। तो देखो किताबों में साइन, एक बात हमेशा ध्यान रख लेना, ये जितने भी कंपनीज रिलेटेड पेपर वर्क होते हैं ना, इनमें साइन तो होता ही है डॉक्यूमेंट्स पे, उसके अलावा भी आपको एक कंसेंट लेटर भी देना पड़ेगा। आफरीन इसको फौजिया को हम अपनी कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, ऑब्वियस सा बात है जितना भी फॉर्म आरओसी होगा उस पर फौजिया साइन तो की होगी। उसके अलावा भी आरओसी बोलता है सेबी ये फौजिया अपने हाथ से कंसेंट लेटर लिख के भी जमा करे, डबल श्योर होना चाहते हैं, वरना ऑब्वियस बात है ना, डायरेक्टर बनने का जितना भी पेपर वर्क हुआ उनमें फौजिया के साइन के बिना तो डॉक्यूमेंट जमा किया। तो सर वो तो हो ही जाए, फिर एविडेंस साइन तो कर ही दिए, फिर क्या है। नहीं, हम खाली साइन को नहीं मानते, हम तुमसे कंसेंट लेटर भी चाहते हैं बस, ताकि कल को तुम मुकर जाओ तो भैया वो कंसेंट लेटर दिखा के हम अपना गला बचा सकें। ठीक है ना, तो ये डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट, एफिडेविट, यही सब है। नथिंग शैल अप्लाई टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस या फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ शेयर डिबेंचर टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स और डिबेंचर होल्डर वेदर नॉट देयर राइट टू रिनाउंस। देखो यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग मेंबर है उनके लिए ये बात नहीं बोला जा रहा, ये नया मेंबर के लिए बात बोला जा रहा है। एग्जिस्टिंग मेंबर और डिबेंचर होल्डर पे ये बात अप्लाई नहीं हो रही। इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर विच आर इन ऑल रेस्पेक्ट यूनिफॉर्म विच शेयर डिबेंचर प्रीवियसली इशूड एंड आर करेंटली कोटेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ऊपर भी एक बात गलत बोल गया, सॉरी। ऊपर हम ये बोलना चाहता था कि एग्जिस्टिंग मेंबर और डिबेंचर होल्डर किसी बात से उनका राइट टेम्पर नहीं हो रहा है, इस बात को भी तुमको साबित करना पड़ेगा अपने प्रोस्पेक्टस में। ठीक है, इसके अलावा सेकंड पॉइंट में ये बोला कि अगर कोई भी शेयर या डिबेंचर जो पहले इशूड है, तुम अगर उसी नेचर का इशू कर रहे हो तो उससे सारा रूल यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते ना बेटा, 10 रुपये वाला फेस वैल्यू वाला शेयर पहले बेचा हुआ था, वो मेरा अलग टाइप का राइट्स रखता है, और सेम कैटेगरी का हम दोबारा शेयर या डिवेंचर बेचा और उसका राइट्स अलग है। ये आप क्या कर रहे हो सर? ऐसे आप करोगे तो आप मान लो नया वालों को एक वैसी राइट दे रहे हो लालच देके, तो आप पुराने वाले आपका क्या दुश्मनी है? ये तो वही हो गया ना, फौजिया मेरा ट्यूशन ज्वाइन की, तब हम रख दिया 6,000 रुपया फीस, और अब कोई नया आ रहा है उसको बोला ठीक है 4,000 में ही पढ़ा दो। तो सर ये तो आप गलत किए, फिर हम पहले ज्वाइन करके क्या गलती की? फिर हम भी पहले ज्वाइन नहीं करते, हम भी बाद में ज्वाइन करते, मेरे को भी आप फीस में डिस्काउंट दे देते। तो पॉइंट यही है बेटा कि जो एग्जिस्टिंग है उनका राइट हैम्पर नहीं होना चाहिए, नए वालों को उनके इक्वली राइट होना चाहिए, राइट्स में यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। सब किसी को कुछ राइट, किसी को कुछ राइट, ऐसे नहीं हो सकता सर। ठीक है ना, जैसे मान लो नया वाला शेयर होल्डर को हम डिविडेंड ज्यादा देंगे और पुराना वाला में हम लिख के रखेंगे डिविडेंड कम देंगे, सेम क्लास ऑफ शेयर में। सर ऐसे कैसे कर सकते हैं? ठीक है ना, तो इस बात का भी हमको एक तरीके से एविडेंस देना पड़ रहा है कि राइट हैम्पर भी नहीं हो रहा और राइट यूनिफॉर्म भी। इस पूरा में 2 ही बात बोला, राइट हैम्पर नहीं हो रहा और राइट यूनिफॉर्म भी। ठीक है, provision of 26 which apply to prospectus or form of application issued formation of a company subsequently date indicated in prospectus shall be deemed to be date of publication। ये बड़ा काम का बात बोल रहा है। यहाँ बोलना क्या चाह रहा है कि हम प्रोस्पेक्टस में डेट लिखा 26 अगस्त,
ये प्रोस्पेक्टस मार्केट में आते आते हो गया था 2 अक्टूबर। तो कौन सा डेट से प्रोस्पेक्टस वैलिडिटी होगा? 26 अगस्त की 2 अक्टूबर? प्रोस्पेक्टस के ऊपर डेट मेंशन है 26 अगस्त, हाँ। और हम प्रोस्पेक्टस मार्केट में रिलीज करते करते आ गया 2 अक्टूबर। तो बताओ हमको 2 अक्टूबर वैलिड डेट है प्रोस्पेक्टस का कि 26 अगस्त? 26? हाँ सर, जो डेट मेंशन है shall be the deemed to be date of publication। आप किस दिन पब्लिकेट किया उसको, उससे क्या करना है हमको? आप प्रोस्पेक्टस ऐसे तो फिर आप प्रोस्पेक्टस छापने के 6 महीना बाद निकालोगे तो उस दिन से थोड़ी वैलिड हो जाएगा। वैलिड वो पहले से रहे। फाइल प्रोस्पेक्टस विद आरओसी, खाली प्रोस्पेक्टस ना, हम जो मेरा प्रपोज्ड इन्वेस्टर है उनमें नहीं बांटते हम, खाली हमको आरओसी को भी एक कॉपी जमा देना पड़ेगा, ठीक है ना? और पहले देना पड़ेगा कि बाद में? सर पहले। अरे जब तक आरओसी अप्रूवल नहीं देगा वो प्रोस्पेक्टस तो वैलिड नहीं हुआ सर। नहीं होगा। एग्जैक्टली। तो नो प्रोस्पेक्टस शैल बी इशूड अनलेस ऑन और बिफोर इट्स पब्लिकेशन ऑफ कॉपी डिलीवर्ड टू आरओसी। मतलब हम पब्लिक को तब तक इशू नहीं कर सकता जब तक आरओसी उसको आरओसी को नहीं भेज दे, ठीक है ना? और आरओसी को भी जो जाएगा वहां पर भी डायरेक्टर का साइन, प्रपोज डायरेक्टर का साइन, कोई आदमी को जब पावर ऑफ अटर्नी दे रहेगा उनका साइन, सबका साइन होगा। मतलब जब आरओसी मान लेगा कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट में सब ठीक है तभी वैलिडिटी हो, तभी तुम आगे उसको पब्लिक को देखो। इसके अलावा प्रोस्पेक्टस शैल नॉट इंक्लूड अ स्टेटमेंट परपेटिंग टू मेड बाय एक्सपर्ट। देखो एक्सपर्ट स्टेटमेंट जरूरी है, लेकिन किसी भी तुम आउटसाइड एक्सपर्ट को पकड़ के साइन करा लो वो नहीं। क्या लिखा है देखो, प्रोस्पेक्टस शैल नॉट इंक्लूड अ स्टेटमेंट purporting to be made by expert unless expert is a person who is not engaged or interested in formation of management of a company। अरे वो एक्सपर्ट कंपनी बनाने में इन्वॉल्व भी नहीं था। तुम एक एडवोकेट, चार्टेड लॉयर, सीएस इनको पकड़े, ठीक है ना? तुम ऐसे चार्टेड लॉयर या एडवोकेट को पकड़े जिससे कंपनी का कोई कनेक्शन ही नहीं, बस साइन करा लिया, ऐसे नहीं चलता है सर। आपको जो कंपनी बनाने में इंगेज या इंटरेस्टेड थे उनका सिग्नेचर, क्योंकि वो लोग सब कुछ चेक किया है। अब वो लोग से तुमको एफिडेविट या डॉक्यूमेंटेशन या डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा ये सब सही है, क्योंकि तुम किसी भी आउटसाइडर को पकड़ के साइन करा लोगे तो बोलेगा हम तो इन्वॉल्व ही नहीं था कंपनी बनाने, ये नहीं चलेगा। तो मतलब सर जब एक्सपर्ट का सिग्नेचर किया, वो एक्सपर्ट कौन होने चाहिए? जो कंपनी बनाने में एंगेज या इंटरेस्टेड थे, ठीक है? उनका रिटन कंसेंट चाहिए ताकि बाद में वो लोग विड्रॉ नहीं कर सकते। मतलब रिटन कंसेंट उनका जो लोग विड्रॉ नहीं कर, वो कंसेंट लेटर आपको आरओसी को भी फाइल करना और प्रोस्पेक्टस में भी छापना, ताकि कल को कोई सही में मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन निकल के आ जाए, कोई झूठ बोला गया या सच छुपाया गया, है ना? कोई सच को फैब्रिकेट किया गया, मैनिपुलेट। तो सर जी इनका भी गला पकड़िए, ये जो एक्सपर्ट बन के बैठे हैं, क्योंकि तब ये नहीं बोल सकते कि जब कंपनी बना था तब तो हम नहीं था, बाद में हमको लोग ऐसे पेपर दिया हम तो पढ़ के साइन कर दिया। तो कंपनी का भी गला पकड़ा जाएगा, आप ऐसे लोगों से साइन क्यों कराए जो कंपनी में इंटरेस्टेड ही नहीं थे? इसीलिए ना ये प्रमोटर का काम बन जाता है बेटा, स्टार्टिंग में कंपनी सेक्रेटरी, सीए, एडवोकेट, इन एक्सपर्ट्स को ढूंढ के लाना ताकि जब कंपनी प्रमोट कर रहा है, वो फॉर्म कर रहा है कंपनी, तब ये लोगों से वो सिग्नेचर नीचे ले सके। ठीक बात? मतलब सर एक लाइन में बोले ना, अनजान एक्सपर्ट्स नहीं चाहिए हमको, वो एक्सपर्ट चाहिए जो कंपनी बनाते वक्त कंपनी में इन्वॉल्व थे, ठीक है? उन एक्सपर्ट से आपको डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट साइन लेना पड़ेगा। एवरी प्रोस्पेक्टस सेल ऑन द फेस ऑफ इट स्टेट द कॉपी हैज बीन डिलीवर्ड टू आरओसी एंड स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट अटैच टू द कॉपी इज डिलीवर्ड। फेस ऑफ द प्रोस्पेक्टस यानी पहला पेज पे, फेस मतलब एकदम सामने सामने, ठीक है ना? चेहरे पे दिखना चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना। तो चेहरे पे दिखने का मतलब क्या होता है? क्या जो प्रोस्पेक्टस का एकदम जो स्टार्टिंग का कवर पेज के ऊपर वहीं छाप देना? हाँ हाँ अच्छा। हाँ कि ये आरओसी को डिलीवर्ड हो गया अलोंग विद सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ, या ये प्रोस्पेक्टस का कॉपी
और जितने डॉक्यूमेंट इस प्रोस्पेक्टस में मेंशन किएंगे उनका अटैच्ड कॉपी आरओसी को डिलीवर हो गया। Prospectus is not valid if issued more than 90 days after date of delivery copy there to ROC। हम ROC को कॉपी भेजे उसके 90 दिन के अंदर अंदर हमको उसको मार्केट में रिलीज कर देना है। ऐसा थोड़ी ना कि हम ROC को आज डिटेल भेजा अब 6 महीने बाद पब्लिक को प्रोस्पेक्टस दे रहा है तो 6 महीने में तो बहुत कुछ बदल सकता है, तो ये तो नहीं चलेगा। सो ROC तो वैलिड किया था किसी और सिचुएशन में बैठ के, 6 महीना बाद सिचुएशन कुछ और हो सकता है, तो सर ये तो आप गड़बड़ कर दी। नहीं ये नहीं चलेगा। कितना दिन का गैप होना चाहिए? मैक्सिमम 90 डेज। 90 days। और अगर आप इस रूल को कॉन्ट्रावेंट करते हो तो कंपनी और एवरी पर्सन के ऊपर जो नोइंगली इसका पार्ट है 50,000 से लेकर 3 लाख तक का उनको पेनल्टी है। ठीक है। सेक्शन 27 बोलता है वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट इन प्रोस्पेक्टस। कंपनी जनरल रूल क्या बोलता है कि कंपनी शैल नॉट वेरी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेफर्ड इन प्रोस्पेक्टस या ऑब्जेक्ट। कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस है, कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्ट है, आप बाद में उसके जो टर्म्स है उनको वेरी यानी चेंज नहीं कर सकते। जनरल रूल ये बोलता है, लेकिन सर कुछ तो एक्सेप्शन होगा जब हम चेंज कर सकें। सर हम प्रोस्पेक्टस रिलीज कर दिया, अब हमको लगा अरे इसमें एक तो गलत बात हो गया, ये बात तो ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो अब क्या करें सर? फांसी लगा रहे नहीं, अब तो तुम प्रोस्पेक्टस छाप दिया हम बदलने नहीं देंगे। ऐसा नहीं होता सर, चेंजेस का मौका हमेशा अवेलेबल। हाँ बस वो ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। हम कुछ फ्रॉड मैनिपुलेट करने के लिए चेंज पहले जानबूझ के कुछ छापा था बाद में चेंजेस कर रहे हैं, तो वो तो सर आरओसी चेक करेगा, इसे भी चेक करेगा ही। अगर ब्लंडर मिलेगा तो आपके गले में फंदा आएगा ही, तब सही में फांसी लगा लीजिए। बोले ना स्टार्टिंग में गलती छप गया क्या करें, फांसी लगा लें? नहीं सर फांसी मत लगाइए, आप चेंजेस करवा लीजिए, लेकिन कुछ तरीका होगा उसका। तो सर बेसिक रूल क्या बोलता है? चेंजेस नहीं कर सकते, वरना आपको ये बेटा बार बार चेंजेस ही करता रहेगा। ओ ये तो गलती हो गया, अरे 2 दिन बाद अरे वो तो गलती हो गया। तो क्या भांग पी के थोड़ी ना साइन कर रहे थे, या भांग पी के थोड़ी डॉक्यूमेंट टाइप हो रहा था, 10 बार पढ़े नहीं थे क्या? तो ये गलती हो गया वो गलती हो गया। तो बेसिक रूल क्या बोलता है? सर नहीं चेंज कर सकते, लेकिन कंपनी शैल नॉट वेरी, देखो क्या बोला, कंपनी शैल नॉट वेरी द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेफर्ड इन द प्रोस्पेक्टस और ऑब्जेक्ट्स फॉर विच द प्रोस्पेक्टस वाज इशूड एक्सेप्ट। तो सर आ जाइए इसके एक्सेप्शन पे। प्रायर अप्रूवल बाय वे ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। हम शेयर होल्डर से पहले ही अप्रूवल लेके रखा था, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करा के फिर चेंजेस करने लिए। तो ठीक है सर, शेयर होल्डर अगर आपको एसआर पास कर दिए, 75% आपके प्रपोज शेयर होल्डर रेडी हैं, ठीक है तो कर लीजिए चेंजेस। प्रेस्क्राइब डिटेल ऑफ सच रिजोल्यूशन सेल बी। ये जो रिजोल्यूशन पास कराया ना हम शेयर होल्डर से, उसको न्यूज़पेपर में पब्लिश करना पड़ेगा सर आपको, एक इंग्लिश और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज, जिस स्टेट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। प्लेस आपको वेबसाइट पे डालना पड़ेगा और आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि आप चेंजेस क्यों कर रहे हो, रीजन दो, व्हाई यू आर चेंजिंग दिस थिंग्स इन योर प्रोस्पेक्टस। अमाउंट सो रेज कैन नॉट बी यूज्ड फॉर बाइंग। जो पैसा आप अब तक उठा लिए हो उसको आप यूज नहीं कर सकते फॉर बाइंग, ट्रेडिंग और अदरवाइज डीलिंग इन इक्विटी शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी। जो पैसा आप ये प्रोस्पेक्टस इशू करके मान लो आ गया, अब तक थोड़ा पैसा, कुछ लोग फॉर्म भर के पैसा जमा दे गए थे, ठीक है, आप प्रोस्पेक्टस मार्केट में उतारे, पब्लिक पढ़ा, मान लो आपका 1 लाख शेयर बेचने का मन था, 20,000 शेयर का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया आपके पास, मान लो 10 रुपए फेस वैल्यू है और 5 रुपया करके आप मंगा चुके हो, तो आपका 1 लाख रुपया आ गया है ना। तो सर ये 1 लाख रुपया को आप कोई भी दूसरी लिस्टेड कंपनी का शेयर वगैरह खरीदने में यूज नहीं कर सकते अगर आप प्रोस्पेक्टस में चेंजेस डाल रहे हो, ठीक है। अरे बेटा पैसा आ गया तो कंपनी पैसे को तो अपने हिसाब से यूज करता है ना, तो आप उस पैसे को दूसरी कंपनी का इक्विटी शेयर वगैरह खरीदने में यूज नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब बाकी कुछ भी के लिए यूज करो बट लिस्टेड कंपनी का शेयर नहीं खरीद सकते। द डिसेंटिंग शेयर होल्डर, जो लोग अब आपके नए चेंजेस को मान नहीं रहे, 75% होता है ना बेटा एसआर, मतलब मान लो मेरे 80% लोग मान गए, तो अभी भी सर 20 तो नहीं माना है ना, तो सर वो 20 को आप एग्जिट रूट दीजिए, उनका पैसा लौटाइए, उनको जाने के लिए टाटा बाय बाय कीजिए।
ठीक है, और ये बात पूरी तरीके से सेबी को बताई। मतलब सर 4-5 काम का बात की। एक तो एसआर पास कीजिए, प्रोस्पेक्टस में चेंजेस लाना है, या प्रोस्पेक्टस जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बना था उसमें चेंजेस लाना है, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस लाना है, तो सर पहले तो एसआर पास कीजिए, उसको इंग्लिश न्यूज़पेपर और वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में डालिए, अपनी कंपनी के वेबसाइट पे डालिए विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन। ठीक है, और जो पैसा अब तक रेज हुआ है उसको लिस्टेड कंपनी का शेयर के में यूज नहीं कर सकते, और जो शेयर होल्डर रेडी नहीं है उनको टाटा बाय बाय करने का पूरा ऑप्शन दीजिए, मतलब उनको पैसा लौटाइए और उनको छोड़िए। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते 80% शेयर होल्डर रेडी है, 20% रेडी नहीं है, भाड़ में जाए। सही बोले मेरे को, उसको भाड़ में भेजे, फिर तुमको भाड़ में भेजेंगे। तो अब आता है नेक्स्ट रूल 7, द कंपनी प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट सिक्योरिटी एसआर अंडर सेक्शन सेल में पास थ्रू पोस्टल बैलेट। और ये जो एसआर पास करोगे ना सेक्शन 27 के लिए चेंजेस जो कर रहे हो, तो बोला ना एसआर पास करना पड़ेगा। ये एसआर ऑलवेज पोस्टल बैलेट से पास होगा। यहाँ पोस्टल बैलेट बोलने का मतलब ये हो गया बेटा, जो खाली मीटिंग में आए उन शेयर होल्डर का वोटिंग मत लो, जो घर बैठे हैं उनको भी एक फॉर्म भेजो, क्योंकि यहाँ तुम्हारे सारे शेयर होल्डर का वोट होना जरूरी है। अब जो नहीं देना चाहते उनका अलग बात है वोटिंग, बट तुम एज अ कंपनी ये मत करो कि एक मीटिंग कॉल कर लिए, जनरल मीटिंग, जो जो शेयर होल्डर आए उनका वोटिंग करवा लिए। अब वो वोटिंग में 75%, मान लो मेरे 1 लाख मेंबर हैं, उनमें आए केवल 30,000, 30,000 का 75%, 21,000 नहीं, 30,000 का 22,500, 22,500। तो सर 22,500 शेयर होल्डर वाले रेडी कर गए, हाँ कर गए, और हम चेंजेस कर लिया प्रोस्पेक्टस। ये नहीं चलेगा सर। आपके 1 लाख शेयर होल्डर थे ना, मीटिंग में 30,000 आए तो क्या हुआ, बाकी 70,000 कहाँ है घर पे, तो उनके यहाँ पे पोस्टल बैलेट वाला फॉर्म भेजिए। उस फॉर्म बोलो भी वहाँ टिका टिकी लगा के, मतलब उसमें जो जो आपको डिसीजन पास कराना है उनको ऑप्शन दीजिए यस नो में, बोलो उसके ऊपर अपना टिक लगा के आपको भेजेगा, उस वोट को भी कंसिडर करना है। ठीक बात। यानी सर खाली मीटिंग कॉल करने से जो आ गए उन्हीं का वोट से नहीं चलेगा, जो नहीं आए उनके पास भी पोस्टल बैलेट जाना चाहिए। अब सर वो पोस्टल बैलेट जिनके पास गया वो भी, उनमें से भी 2,000 जो है वो लोग वोट नहीं किए, तो वो ठीक है, तो ये फोर्स थोड़ी नहीं कि वोट करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे 75% शेयर होल्डर का हाँ चाहिए, वो भी पोस्टल बैलेट से। ये एसआर जो पास होगा पोस्टल बैलेट से होगा। और इस एसआर के लिए जो नोटिस जाएगा ना, उस नोटिस में तुमको ओरिजिनल पर्पस भी लिखना पड़ेगा, अब तक कितना पैसा रेज कर लिया वो भी बताना पड़ेगा, कितना पैसा किस चीज के लिए यूटिलाइज हो चुका है वो भी बताना पड़ेगा, कितना परसेंटेज अचीवमेंट ऑफ प्रपोज्ड ऑब्जेक्टिव, जो तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव था उसमें से कितना परसेंटेज अचीव हो गया, पैसा अनयूटिलाइज कितना पड़ा है, पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रपोज वेरिएशन, कितना चेंज कर रहे हो तुम चीजों में, क्या रीजन और क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हो उस चेंजेस का, रिस्क फैक्टर, ये जो नया ऑब्जेक्ट आएगा इसमें कितना रिस्क है, टाइम लिमिट जितना दिन में उनको जवाब देना है, और अदर कोई भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है। ये सब बात तुम उस नोटिस में छापोगे। इस नोटिस को तुम पोस्टल बैलेट के थ्रू भेजोगे, और इस नोटिस को तुम एडवर्टीजमेंट भी कर दोगे, पब्लिश कर दोगे। नोटिस भेजोगे वही प्लस अपने वेबसाइट पे भी पब्लिश कर दोगे, ताकि किसी को अगर नोटिस नहीं मिला तो वहां से डाउनलोड कर लो। The dissenting shareholder shall given an exit offer, तो ऊपर ही बात कर चुके थे सर। ठीक है, तो नॉर्मल बात है। सेक्शन 28 बोलता है ऑफर ऑफ सेल ऑफ शेयर्स बाय सर्टेन मेंबर्स ऑफ कंपनी। यह बहुत गजब का चीज अब पढ़ाने जा रहे हैं। मेरे कुछ ऑलरेडी शेयर होल्डर हैं, मेरे कंपनी के डायरेक्टर, मेरे घर के लोग, या मान लो हम किसी बड़ा कंपनी को या बड़ा बैंक को अपना शेयर देके रखा ऑलरेडी। मेरा एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, हम आज तक जनरल पब्लिक को शेयर नहीं बेचा, अब हम अपनी कंपनी को लिस्टिंग कराने जा रहे हैं। ठीक है, मेरा ऑलरेडी एक पब्लिक कंपनी है जिसका 2 लाख शेयर है, तो जिसमें से 30,000 शेयर
किसी को प्राइवेट प्लेसमेंट में दिया हुआ था, ठीक है। मान लो इसमें से 1,20,000 शेयर प्रमोटर के पास भी है, ठीक है। अभी भी कितने शेयर बच गए सर? 2 लाख टोटल शेयर थे आपके, जिसमें से आप 30,000 लेट से ICICI बैंक को दिया हुआ प्राइवेट प्लेसमेंट के नाम पे। तो 2 लाख में 30 गए 170, और 1,20,000 आप प्रमोटर को दे के रखे हो, कंपनी का प्रमोटर होल्ड कर रहा है। बच गया कितना? अभी भी 50,000 और 50। वो 50,000 आप जनरल पब्लिक को IPO के थ्रू बेचना चाहते हो। अच्छा। लेकिन ये जो 30,000 शेयर ICICI बैंक है, किसी के पास भी प्राइवेटली प्लेस्ड है, वो कोई अदर कंपनी भी तो हो सकता था। तुम्हारा वो शेयर ICICI बैंक छोड़ो, तुम्हारा वो कंपनी मान लो टाटा के पास है वो शेयर, तो टाटा तुमको बोला मेरा भी 30,000 में से 20,000 बिकवा दो। इन शेयरों का बात हो रही है। अच्छा। ऑफर फॉर सेल ऑफ शेयर्स बाय सर्टेन मेंबर्स ऑफ कंपनी, और इसका बेस्ट एग्जांपल दिया विजय सेलिंग स्टेक इन पेटीएम। पेटीएम जो था ना, पेटीएम जब वो IPO लाया, उसमें से कुछ शेयर उसके ऑलरेडी उनके प्रमोटर ग्रुप के लोगों में थे। तो उनमें से एक प्रमोटर था विजय बंसल, वो बोला मेरा शेयर भी IPO के थ्रू पब्लिक को बिकवा दो, कंपनी को बोला, कंपनी को। अच्छा। तो देखो क्या लिखा है, सर्टेन मेंबर, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे कोई कंपनी हो, जो तुम्हारा शेयर होल्ड करके रखा है, तुम्हारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ कंसल्ट करके बोला कि मेरा भी पार्ट ऑफ द होल्डिंग या पूरा होल्डिंग बिकवा दो। ओके। वो बोल सकता था पूरा 30,000 बिकवा दो, वो बोल सकता है मेरा 15,000 बिकवा दो, 15,000 मेरे पास रहने दो अभी। तो ये बात को बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो द मेंबर शेल देन कलेक्ट ऑथराइज इन द कंपनी टू टेक नेसेसरी एक्शन फॉर ऑफर फॉर सेल, एंड देन दे शेल रिइंबर्स द कंपनी फॉर ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड। वो लोग जो भी खर्चा लगेगा बोलते हैं कंपनी को हम लोग दे देंगे, बट मेरा शेयर बिकवा के मेरे को पैसा अरेंज करो, ठीक है। ये लोग जो बोलते हैं कि IPO के थ्रू बिकवाओ, तो वो तो सिर्फ पब्लिक लिमिटेड में ही हो सकता है। हाँ, तुम तो बोल ही रही है पब्लिक लिमिटेड है। हाँ। इसका ऑलरेडी 2 लाख शेयर था, ये अब अपने आप को लिस्टिंग कराया शेयर मार्केट में, ठीक है। लेकिन बेटा जब लिस्टिंग के पहले भी तो उसका शेयर तो था 2 लाख, वो शेयर किन के पास था सर? 30,000 शेयर वो किसी को दे के रखा था। 1,20,000 प्रमोटर लेके 50,000 शेयर कंपनी में पड़ा था, तो वो 50,000 तो कंपनी पब्लिक को बेचने उतरा ही। अब प्रमोटर या ये जो अदर कोई पर्सन है जो ऑफर फॉर सेल निकाल रहे, इसको OFS को ऊपर फुल फॉर्म रखे, हम रॉन्ग लिखे थे, अदर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज बोला था ना इसको, नहीं, ये ऑफर फॉर सेल। ओके। ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है मेरी कंपनी का शेयर ऑलरेडी किसी के पास है, कंपनी के पास है, वो तो पब्लिक को बेच ही रहे, ऑलरेडी किसी के पास है, वो भी कंपनी को देख के बोल रहे हैं मेरा भी शेयर बिकवा दो, ठीक है। तो ऐसा कर सकते, लेकिन ये मेंशन करना पड़ेगा कि ऑफर फॉर सेल वाला शेयर। देखो सब चीज में ट्रू एंड फेयर रखो, सब चीज क्लैरिफाई रखो, तो छुपा छुपू के मत करो। तो यहाँ पे बोला कि देखो अगर ऐसा कोई मेंबर है जो अपना होल या पार्ट ऑफ द होल्डिंग बिकवाना चाहता है पब्लिक को, तो वो द मेंबर सेल देन कलेक्टिवली ऑथराइज द कंपनी, पहले कंपनी को ऑथराइज करेगा क्या कंपनी मेरा ये शेयर बेच सकता है, ठीक है। नेसेसरी स्टेप लेगा, मतलब डॉक्यूमेंटेशन करेगा, और अगर कंपनी को उसका कोई एक्सपेंसेस होता है इस बात का, ये शेयर बिकवाने का, तो वो एक्सपेंसेस भी वो कंपनी को दे। डॉक्यूमेंट बाय विच सच ऑफर इज मेड टू पब्लिक शैल बी डीम्ड टू बी प्रोस्पेक्टस इशूड बाय द कंपनी। देखो ये जो बिकवाया जा रहा है शेयर, ये भी प्रोस्पेक्टस में इन्फॉर्म करके बेचा जाएगा, तो वो भी कंपनी ही रिलीज करेगी, और अगर इनमें कोई मिस स्टेटमेंट होगा तो कंपनी जिम्मेदार भी होगा। अरे भाई शेयर्स तो कंपनी का ही है, भले ही किसी के हाथ में, उससे क्या हुआ, तो उसका इंफॉर्मेशन जो भी है वो तो कंपनी के गले पे आएगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा चीज होता है, कंपनी अपने पास अपने शेयर तो बेचता ही है, प्लस ऑफर फॉर सेल OFS के थ्रू भी शेयर बिकवाता है, ठीक है। तो जो बड़े बड़े एग्जिस्टिंग होल्डर होते हैं ना कंपनी के, वो लोग भी बोलते हैं थोड़ा शेयर, क्योंकि देखो एक बात सोचो, ये लोग शेयर तब लिया था जब कंपनी का बहुत कम वैल्यू था, अब जब कंपनी लिस्टिंग हो रहा है तो बहुत बड़ा वैल्यू पे लिस्ट होगा,
हाँ ऑब्वियस बात है, जगह आज की डेट में जो 100 रुपया 10 रुपये फेस वैल्यू की शेयर होते हैं ना, इनका लिस्टिंग होता है 110, 200, 300, 500, 800, 1800, 1000, 2000। तो वो भी देख रहा है, अरे वाह मेरे पास कंपनी का 20,000 शेयर है, निकाल देते हैं 12,000 या 10,000 या 5,000। एक लंबा वैल्यू में बिक रहा है, मेरा एक लंबा कलेक्शन आ जाएगा और प्लस मेरे पास शेयर भी रह जाएगा थोड़ा सा। तो इसी को बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। तो वो कंपनी के थ्रू बिकवाते हैं, मतलब बोलो डायरेक्ट मार्केट में नहीं बेच सकते खुद से ऐसे, ठीक है। एक्सेप्शन ऑफ सर्टेन मैटर्स, द फॉलोइंग प्रोविजन इस चैप्टर शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ ओएफएस। जब कंपनी ऑफर फॉर सेल से शेयर बेचेगा ना, ये लोग कुछ एक पॉइंट है जो इन शेयर्स पे एप्लीकेबल नहीं होते। नॉर्मल आईपीओ पे एप्लीकेबल होते हैं। जो शेयर कंपनी पब्लिक को दे रहा है वो 50,000 मेरे एग्जांपल में, उस पे ये रूल एप्लीकेबल होगा। लेकिन वो जो प्राइवेट प्लेसमेंट के नाम पे 30,000 शेयर किसी के पास था, उन पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। पहला बात तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला रूल। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है बेटा? मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? अच्छा, वो जो मतलब फर्स्ट में मेंबरशिप में मिनिमम जो मेंबर सब्सक्राइब करते हैं उसमें नहीं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन ये होता है कि कभी 1 लाख शेयर बेचना चाह रहे हैं तो उसका कम से कम कितना शेयर बिकना ही चाहिए, तब तो ये आईपीओ वैलिड होगा, वरना ये आईपीओ रोक दिया जाएगा। ओह अच्छा, 90% 90% मिनिमम होता है। अगर 1 लाख शेयर बेचना चाहता है कंपनी तो उसका कम से कम 90,000 शेयर अगर पब्लिक लेने को रेडी नहीं हुआ तो फिर वो आईपीओ रोक दिया जाए, ठीक है। तो ये जो एफएस के थ्रू 30,000 बिकेगा ना, उस पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है। द प्रोविजन फॉर मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू भी इस पर एप्लीकेबल नहीं है कि जैसे जब कंपनी आईपीओ लाता है, अगर वो कॉल एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी करके पैसा ले रहा है तो मिनिमम एप्लीकेशन मनी कितना हो लेना ही पड़ेगा उसको, 5% ऑफ फेस वैल्यू। अच्छा, ये बात भी यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। सर ये वाला अगेन बोलिए, एप्लीकेशन मेरा एक कंपनी है, उसका 10 रुपये फेस वैल्यू है, ठीक है। हम पब्लिक से पैसा तोड़ तोड़ के ले सकते हैं ना, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी, पढ़े हो ना इस शेयर चैप्टर में। तो सर एप्लीकेशन मनी कम से कम कितना हो चाहिए? 10 रुपया का। हम चाहे तो 1 रुपया भी ले सकते हैं एप्लीकेशन में, फिर तो हम चाहे तो 100 रुपया का शेयर है मान लो फेस वैल्यू, हम चाहे तो बोले कि 2 रुपये एप्लीकेशन पे दे दो, बाकी अलॉटमेंट पे। नहीं, ये नहीं कर सकते सर आप। मिनिमम आपका 5% आपको एप्लीकेशन मनी लेने पड़ेगा। तो 100 रुपया अगर फेस वैल्यू तो 5 रुपया होगा ना। अच्छा, ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं तो हाँ, नहीं नॉर्मल अगर ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं तो ये एक्सेप्शन है। हाँ, तब ये नहीं होगा। तो ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला बात, मिनिमम एप्लीकेशन मनी वाला बात, ये सब ऑफर फॉर सेल पे एप्लीकेबल नहीं है। द प्रोविजन रिक्वायरिंग एनी स्टेटमेंट टू बी मेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। ये पैसा कंपनी कहाँ यूटिलाइज किया? जब कंपनी आईपीओ लाता है तो बताता है ना पैसा कहाँ का यूटिलाइज हो रहा है। वो यहाँ बताने का जरूरत नहीं, ठीक है। क्लियर है मेरा बात? यस सर। और आखिरी एक बात, एनी अदर प्रोविजन और इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी कंप्लाइड और गैदर्ड बाय द ऑफरर विद डिटेल जस्टिफिकेशन फॉर नॉट बीइंग एबल टू कंप्लाई विद सच प्रोविजन। अगर ऐसा कोई और डिटेल है तो इन 30,000 शेयर के बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहिए डिटेल इंफॉर्मेशन कंपनी जब पब्लिक को शेयर बेच रहा है वहां पे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एप्लीकेबल होता है। लेकिन ये 30,000 शेयर जो ओएफएस का जो कंपनी पब्लिक को बिकवा रहा है, उनको वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं। तो सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% वाला रूल ओएफएस पे एप्लीकेबल नहीं है। सर मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहाँ पैसा को यूटिलाइज कर रहा है बताना जरूरी नहीं है। और सर कोई भी अदर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है तो अगर वो कलेक्ट नहीं हो सकता तो वो एप्लीकेबल नहीं। प्रोस्पेक्ट, एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा है यहाँ पे, प्रोस्पेक्टस टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ द पर्सन और एंटिटी बियरिंग द कॉस्ट ऑफ मेकिंग ओएफएस। तो वो कौन आदमी है जिसका तो बिकवा रहे हो ओएफएस और वो कितना कॉस्ट बियर कर रहा है ये तुमको बताना पड़ेगा। अगेन बोला ना, कुछ भी छुपा छुपी नहीं चलेगा। हम ये बता नहीं रहे कि ओएफएस किसका है, नहीं ये नहीं चलेगा। कहीं कहीं घपला हो गया तो बाद में तो ये भी बताना पड़ेगा। सही नॉर्मल बात है सर, उन्हीं को बताना पड़ेगा।
ठीक है, ये कौन सा पेज है, कितना नंबर पेज है? अभी हम पेज नंबर 5 में चालू हुआ। ठीक है, आज ये पढ़ के सर रुक जाएंगे। 2 मिनट वेट कर सकते हैं, हम आ रहे हैं, बस 2 मिनट। हाँ, अब एक बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत एक बच्चा वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये जो पूरा पेज है ना, ये एक लाइन में अगर हम खत्म करना चाहें तो हम खत्म कर सकते हैं। तो एक लाइन ये है कि जो भी लिस्टेड कंपनी है, जब वो पब्लिक ऑफर ला रहा है तो उसका सारा सिक्योरिटीज डीमैट फॉर्मेट में होना चाहिए। मतलब फिजिकल फॉर्म में शेयर बेचना अलाउड नहीं है। डीमेटलाइजेशन क्या होता है, मतलब वर्चुअल मोड में, सॉफ्ट कॉपी टाइप में, या मतलब डॉक्यूमेंटेशन में होना चाहिए। फिजिकली कोई उसका पेपर वर्क नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे यही पूरा पेज में यही बार बार ज्ञान दिया कि एनीथिंग कंटेंट इन द एनी ऑफ द अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर या फिर अदर क्लास ऑफ पब्लिक कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब जो लोग कंपनी पब्लिक ऑफर ला रहे हैं उनके लिए तो कंपलसरी है, और अदर कोई कंपनी जिसको गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उन सबको अपना इश्यूज को ऑलवेज डीमेटलाइज फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो पब्लिक ऑफर जो ला रहा है उसके लिए तो कंपलसरी है ही। उसके अलावा वो पब्लिक कंपनी जिसको गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब किया, उनको भी अपने शेयर्स को ऑलवेज डीमेट फॉर्मेट में रखना पड़ेगा, ऑनलाइन फॉर्मेट में। ठीक है, फिजिकल कॉपी अलाउड नहीं है। यहाँ रूल लाइन क्या लिखा था, देखो जो भी कंपनी का प्रमोटर है, मान लो जब हम कंपनी बनाया था, मेरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, नॉर्मल पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और मेरा शेयर फिजिकली था क्योंकि अब तो रजिस्टर्ड नहीं था शेयर मार्केट में, हम किसी को शेयर बेच के नहीं रखा था अपनी कंपनी का, तो मेरा सारा शेयर फिजिकल फॉर्म में था। मतलब प्रमोटर के पास शेयर था, वो भी फिजिकल फॉर्म में, उसको भी पहले अपना सारा शेयर को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा डीमेट फॉर्म में, एंटायर होल्डिंग को। ठीक है, एंटायर होल्डिंग होल्ड बाय प्रमोटर एज अ बाय फिजिकल फॉर्म शैल बी कन्वर्टेड इनटू डीमेट फॉर्म। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, भाई विजय शेखर पेटीएम वाला, उसको पूरा पहले फॉर्म अपने डीमेट फॉर्म में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो यानी सर लिस्टेड कंपनी का शेयर तो डीमेट फॉर्म में होना ही चाहिए। सर अनलिस्टेड कंपनी को भी क्या रूल है? देखो लिखा बड़ा अजीब बात, लिखा किसी प्रेस्क्राइब्ड क्लास ऑफ अनलिस्टेड कंपनी को, मतलब जिनको गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब किए, वैसा अनलिस्टेड कंपनी जिसको गवर्नमेंट लिस्ट बना के दी है, उनको भी अपना शेयर डीमेट डिपॉजिटरी अकाउंट में डीमेट फॉर्मेट में रखना पड़ेगा। लेकिन नीचे आते आते बोल दिया कि ऐसा कोई प्रेस्क्राइब लिस्ट नहीं है। एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी, अगर वो पब्लिक लिमिटेड है, चाहे वो लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, ऑलवेज उसका शेयर डीमेट फॉर्मेट में होना पड़ेगा। अगर वो इशू कर रहा है किसी को शेयर, तो उसको डीमेट फॉर्मेट में करना ही पड़ेगा। फिर चाहे वो इशू करे सिक्योरिटी, चाहे बाईबैक करे, चाहे बोनस शेयर दे, चाहे राइट इशू दे, सारा प्रमोटर का होल्डिंग, डायरेक्टर का होल्डिंग, की मैनेजर पर्सन का होल्डिंग, सारा का सारा होल्डिंग डीमेट फॉर्मेट में ही होना चाहिए। तो ऊपर बोला अनलिस्टेड के लिए गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब किया है, तो लिस्टेड के लिए तो ऑलवेज कंपल्सरी, लेकिन नीचे आते आते बोल दिया कि अनलिस्टेड भी हो बोले, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, यानी सबके लिए कंपल्सरी कर। पेटीएम वाला केस में आपने बोला कि पहले उसको डीमेट फॉर्म में करना पड़ेगा, तो उसके पास तो अल्टीमेट वो डीमेट फॉर्म में नहीं, जब कंपनी बनाया, पेटीएम जब बनाया वो, अच्छा, तब तो मतलब इनिशियल फेज में, हाँ इनिशियल फेज में तो प्रमोटर ने सारा शेयर अपने पास रखा था। हाँ तो फिजिकली भी रख सकता है, हाँ, उसके लिए बोला गया। क्योंकि अच्छा, ये जो कंपलसरी सबको डीमेट फॉर्मेट में रखना है, ये 2 अक्टूबर 2018 के बाद आए थे। तो 2000 पेटीएम 2018 के पहले का है ना, उसको भी बाद में अपना शेयर कन्वर्ट करना पड़ा। तो देखो लिख दिया, ऑन और आफ्टर 2 अक्टूबर 2018 एवरी होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ यूपीसी, कोई भी अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का भी शेयर होल्ड कर रहा है, उसको भी अपना शेयर डीमेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ा। एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी शैल फैसिलिटेट डीमेटलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, जितना भी एग्जिस्टिंग शेयर जिसके पास भी है सबको डीमेट में कन्वर्ट कर लो। और आप एक ISIN बोल के एक नंबर मिलता है, वो नंबर ले लो और अपने सिक्योरिटी होल्डर को, शेयर होल्डर को ISIN नंबर इन्फॉर्म करो।
पब्लिक लिमिटेड के केस में बता रहे हैं ना अभी, पब्लिक लिमिटेड चाहे अनलिस्टेड है तब भी और लिस्टेड है चाहे तब लिस्टेड है। ओके एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी चाहे इंश्योर टाइमली पेमेंट ऑफ फीस टू डिपॉजिटरी, कंपनी जो फीस देता है डिपॉजिटरी को टाइमली पेमेंट हो, सिक्योरिटी डिपॉजिट हमेशा मेंटेन रहे 2 साल तक का फीस का, मतलब 2 साल तक का जितना भी फीस बनता है उतना का आपको वहाँ पे सिक्योरिटी रखना पड़ेगा कंपनी को, और जितना भी सेबी का या डिपॉजिटरी का जो भी रूल है इंडिया में सारा कंप्लाई करना पड़ेगा। नो यूपीएससी विच हैज डिफॉल्टेड इन अबव पेमेंट शैल मेक एन ऑफर ऑफ इशू सिक्योरिटी टू पब्लिक। आहा, जो भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी अगर इसमें डिफॉल्ट कर गया ऊपर वाला बात में, फीस वाला बात में, तो फिर वो बाई बैक, बोनस इशू, राइट इशू कुछ नहीं कर सकता जब तक उसका पेमेंट क्लियर नहीं हो जाए। प्रोविजन ऑफ डिपॉजिटरीज उसके ऊपर सारा अप्लाई होगा। एवरी यूपीएससी शैल सबमिट अ फॉर्म PA6 भरना पड़ेगा फीस के साथ विद इन 60 डेज ऑफ ROC, और जिसको तुमको सर्टिफाइड भी कराना पड़ेगा एक CA या CS से। हाँ जी। CMA को काटा हुआ यानी CMA नहीं चलेगा यहाँ पे साइन करते हुए। एनी डिफरेंस बिटवीन इशूड कैपिटल एंड कैपिटल इन डीमेट फॉर्म, तो कंपनी को डिपॉजिटरी को बताना पड़ेगा कि ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा तो सारा डीमेट फॉर्म में होना चाहिए। तुम्हारा इशूड कैपिटल दिखा रहा है 25 लाख और तुम्हारा डीमेट फॉर्मेट में दिखा रहा है 22 लाख, तो 3 लाख का डिफरेंस किस चीज का है वो बताना पड़ेगा। ग्रेवियंस ऑफ सिक्योरिटी होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर का कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी वाला का, तो वो IEPF अथॉरिटी बोल के एक डिपार्टमेंट है, वहाँ कंप्लेन करेगा और वो लोग वहाँ से सेबी को बताएगा और कंपनी के अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है पूरा। आखिरी एक बात बोला, दिस रूल शैल नॉट एप्लीकेबल टू वो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो निधि कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, या फिर हाँ निधि कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, या फिर ये क्या बोला है, हाँ होली ओन सब्सिडियरी, होली ओन सब्सिडियरी। सर ये कंपनी जब अपने शेयर फिजिकल शेयर्स को डीमैट फॉर्म में करती है तो उसको डिपॉजिटरी को फीस भी देना पड़ता है हर साल खाली कन्वर्ट करते वक्त नहीं। अच्छा। आपका वो मेंटेन कर रहा है पूरा डिटेल, हर साल आपका शेयर कोई लिया बेचा सब डिटेल उसके पास रहेगा ना मेंटेन्ड। हाँ। तो आपका वहाँ पे कोई डेडिकेटेड आदमी बैठा है पूरा जो आपको अपना सब कुछ संभाल रहा है, तो बेटा जी उसका पैसा नहीं लेगा। एनी कंपनी अदर देन अबव, मतलब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी या लिस्टेड पब्लिक कंपनी को छोड़ के कोई और कंपनी है तो वो चाहे तो अपना सिक्योरिटी को डीमेट फॉर्मेट में रख सकते, मतलब सर सिंपल बोली ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना। कौन बचा, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो गया, लिस्टेड पब्लिक कंपनी हो गया, तो बचा कौन, प्राइवेट। हाँ तो वो लोग चाहे तो फिजिकल फॉर्म में रख सकता है, चाहे तो या वो लोग भी चाहे तो डीमेट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ काम का बात नहीं है, यही स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे, मोटा मोटी नेक्स्ट क्लास में डन हो जाएगा। आप डन हो